नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर बोले तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए दोनों में क्या अंतर है इस बात को समझिएगा, ठीक है। पहले तो मैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ, फिर दोनों के डिफरेंस के बारे में बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपके सामने है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या है ये चीज़, देखो ध्यान से, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। हमने पीछे वाले क्लास में क्या पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, यही पढ़ा था ना, ठीक है। दोनों में अंतर देखिए। वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल सी बात है, आपसे एक लाइन का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो बात है वो डिफरेंट कैसे है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे एक बात, जब हम दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करते थे डॉट प्रोडक्ट से, जैसे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो क्या आता था, ए मॉडुलस है, बी क्या है, ये भी मॉडुलस है, यानी दोनों मैग्नीट्यूड है, एंड कॉस थीटा ये भी क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है ना। तो बात यहाँ पे आ रही है क्या कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से डॉट प्रोडक्ट के द्वारा तो ए बी कॉस थीटा, यानी कि सामने एक मैग्नीट्यूड आ रहा है, कोई रियल नंबर आ रहा है ना। तो जब ये रियल नंबर आ रहा है यानी कि ये क्या दे रहा है, रियल नंबर का क्या मैंने डेफिनेशन बताया था कि जब स्केलर प्रोडक्ट की बात होती है, स्केलर की बात होती है, तो स्केलर क्या होता है, एक रियल नंबर होता है ना, सिंपल सी बात ये थी। तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट की जब बात होती है तो सामने क्या देता है आपके लिए, स्केलर देता है, ठीक है। लेकिन जब यही क्रॉस प्रोडक्ट की बात होती है ना, क्या होती है क्रॉस प्रोडक्ट की, तो आता है ए बी और यहाँ पे साइन थीटा तो आता ही आता है, साथ साथ एक एन कैप भी आता है। अब बात आती है कि एन कैप क्या है, तो देखिए एन कैप कैसे डिफाइंड होता है, मैं इस चीज को समझाऊंगा। ये एन कैप क्या है, डायरेक्शन है, तो सामने मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन क्या देगा, वेक्टर देगा, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो क्या बन गया, ये वेक्टर बन गया। तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर देता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, वेक्टर देता है। तो देखिए ये एन कैप आखिर डिफाइंड कैसे होता है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए समझिए इस बात को, ये दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर बी, ध्यान से समझना। चलिए मान लेते हैं कि मैंने ऐसे इसको मल्टीप्लाई किया, ए से बी को मल्टीप्लाई किया, क्या किया, ए से बी को मल्टीप्लाई किया, समझना इस बात को। तो आपके घर में एक स्क्रू ड्राइवर होगा, स्क्रू ड्राइवर जिसको हिंदी में पेचकस बोलते हैं ना, जो पेच को क्या करते हैं, टाइट करते हैं उससे ना। तो आप जो है इस पेचकस को इस पॉइंट पे रख के अगर सोचोगे कि ऐसे अगर अपन घुमा रहे हैं, मतलब ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या फील कर रहे हो कि पेच अंदर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पेच अंदर जाने का मतलब ये होता है कि ये जो एन कैप है उसका डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है ना। अगर मैं बात करूं कि एक ऐसे भी ले लो आप, और इस बार हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, इसको थंब रूल से भी अपन कर सकते हैं। जैसे देखो थंब रूल क्या है, वेक्टर ए को हमने वेक्टर बी से मल्टीप्लाई किया, तो देखो वेक्टर ए इंटू वेक्टर की ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे तो ये अंगूठा जिस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट यानी क्रॉस प्रोडक्ट करने का जो वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट इन दोनों से वर्टिकली क्या होगा, बोलो वर्टिकली, यानी कि ऊपर की तरफ बाहर की तरफ आएगा आपका क्या, बोलो बाहर की तरफ आएगा आपके सामने जेड प्रोडक्ट, मतलब कि जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर बना, रिजल्ट उसका क्या आएगा, ऊपर की तरफ उसका डायरेक्शन होगा, है ना। अगर सोचो मान लेते हैं कि ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, समझना। तो इस बार हम क्या करें कि वेक्टर बी से ए की तरफ आ रहे हैं, तो वेक्टर बी से ए की तरफ मुट्ठी ऐसे बंद हो रहा है, यानी कि अब आपका जो है बोल सकते हैं जे कैप कहाँ जाएगा, यानी एन कैप नीचे की डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, क्लियर है। ये देखिए ऐसे गुना किए तो आपका क्या आया बताइए, ऊपर की तरफ आया, ऐसे गुना किए तो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है।
कोई डाउट यहां तक? नहीं, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना? ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है ना? क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इनके डायरेक्शन को अपन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है एक अंदर की तरफ आ रहा है, एक बाहर की तरफ आ रहा है। तो स्केलर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था, बट वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसा है ना? डिपेंड करेगा कि आप ए क्रॉस बी कर रहे हो या बी क्रॉस ए कर रहे हो, ठीक है? तो सबसे पहले तो इसकी फार्मूला की बात करें कि फार्मूला क्या होता है। मान लेते हैं इस दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसका फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा और एन कैप। क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे, है ना? समझ गए ये बात? ए बी साइन थीटा एन कैप, है ना? और एन कैप क्या है, इस बात को समझ लिया, ठीक है? अब आइए इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिए। अब यहां पे एक बात लिख लेते हैं, फर्स्ट कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है आपके सामने? तो ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है? जहां पे आपके सामने बोला जाए वेयर, ध्यान से देखिए आप लोग यहां पे, वेयर एन कैप is a unit perpendicular, is a unit vector बोल सकते हो, unit vector perpendicular to both vector A and वेक्टर बी। क्लियर है कि ए क्रॉस बी हमने किया तो क्या निकल के आया हमारा? ए बी साइन थीटा एन कैप। वहां पे एन कैप क्या था? तो एन कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर था जो कि ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट है तो क्या दोनों पे परपेंडिकुलर है। क्लियर है ये बात? समझ में आ गया? जैसे कि मान लेते हैं कि एक प्लेन है, प्लेन यानी कि पृथ्वी है, उस पर दो वेक्टर हमने बनाया और उसके शीर्ष पे हम खड़े हो गए, है ना? तो चाहे ए से बी हो चाहे बी से हो, हम उस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। एक बार हमारा डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो सकता है, एक बार जस्ट में मेरा मिरर इमेज हो सकता है उस प्लेन से, है ना? क्लियर है? तो दोनों कंडीशन में हम क्या होंगे, उससे परपेंडिकुलर ही होंगे। क्लियर है ये बात? समझ में आ गया? नहीं आया आप लोग को, है ना? क्लियर है ये बात? समझ में आ गया? आप इसको अच्छे से एक मिरर पे रख के दो माचिस की तिल्ली से समझ सकते हैं ना। अगर दो माचिस की तिल्ली रखते ऊपर, एक उसके शीर्ष पे ऐसे रख दें तो आपको लग जाएगा कि ये प्लेन से तो 90 डिग्री पे है और जस्ट उसका इमेज भी क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। ठीक है? क्लियर है ये बात? समझ में आ गया? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है? दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल नहीं होता है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। दूसरी बात, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल होता है माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। क्लियर है? ये क्या होता है? इक्वल होता है ना। आगे बढ़िए, यहां पे देख लेते हैं आप लोग कि मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू बराबर होता है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए से। क्यों? क्योंकि यहां पे सिर्फ ये क्या देगा, तो मैग्नीट्यूड देगा। क्या देगा? मैग्नीट्यूड देगा। ठीक है? चाहे एन कैप का डायरेक्शन अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। ठीक है? अगर बात मैग्नीट्यूड की करेंगे तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, बाकी चीज क्या हो जाएगा आपके लिए स्केलर ही है। तो इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए क्या होगा, अगर उनका मॉडुलस लेते हैं तो दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। चाहे आप यहाँ पे देखो ना, दोनों के ऊपर मॉड लगा दो, ये नेगेटिव है, बाहर निकल के क्या आएगा, पॉजिटिव ही बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया ये बात? समझ में? चलिए आइए अगले प्रॉपर्टीज की तरफ ध्यान से देखते हैं। अगला प्रॉपर्टीज आपके सामने क्या है, एंगल बिटवीन
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज 180 डिग्री। अब इस बात को समझिए, आप मिरर पे कोई भी चीज रखेंगे तो उसका मिरर इमेज जस्ट उसके नीचे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आप मिरर पे एक पेन रखेंगे तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। अगर मिरर इमेज और इस पेन की इमेज की बात करें तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि ए क्रॉस बी करो और बी क्रॉस ए करो, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? तो बोल सकते हैं 180 डिग्री बनेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि कोई वेक्टर है, इसमें इसी से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? बोलो, इन दोनों के बीच का एंगल बनेगा 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। अगर आप ऐसे सोचो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए इंटू ए साइन थीटा इंटू एन कैप, वहां पे थीटा क्या है? 0 डिग्री है, तो साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि सब चीज क्या हो जाएगा आपके लिए? 0 हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे इसका यूज होगा। क्लियर है? अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ध्यान से देखें आप लोग कि इफ यदि आई कैप जे कैप एंड के कैप are mutually perpendicular unit vector, so अब इसके बाद से ध्यान देखो, समझो इस चीज को। आई कैप जे कैप एंड के कैप क्या है आपके सामने? म्यूचुअली क्या है? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर वेक्टर है ना? तो ऐसे कंडीशन में जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं इस यूनिट वेक्टर्स का, तो क्या निकल के आता है? उस बात को समझो, यहां पे ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं कि आई इंटू आई बराबर होता है जे इंटू जे कैप, बराबर होगा के कैप इंटू के कैप, और ये किसके बराबर होगा? 0 के। बोलोगे कैसे? तो अभी मैंने बताया था कि आई इंटू आई, ए कैप इंटू ए वेक्टर ए 0, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है ना? क्लियर है? अगर यही बोला जाए कि आपके सामने अगर हम आई इन क्रॉस जे करते हैं तो क्या निकल के आएगा? के कैप निकल के आएगा, है ना? अगर मैं बोलूं कि जे कैप इंटू के कैप की बात करें तो क्या होगा? जे के आई कैप। अगर मैं बोलूं आपके सामने के कैप इंटू आई कैप बराबर क्या निकल के आएगा? जे कैप निकल के आएगा। इसको थोड़ा सा फिगर से आप ऐसे समझो कि एक सर्कल है ना? यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे जे कैप है, और यहाँ पे क्या आपके लिए? के कैप है। ठीक है? ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। आई इंटू जे करेंगे, आई को अगर जे से मल्टीप्लाई करेंगे के आएगा, जे को के से करेंगे तो आई आएगा, और के को आई से करेंगे तो क्या आएगा? जे आएगा। इस बात को समझना। लेकिन यही अगर उल्टा करें तो क्या आएगा? आई इंटू के आएगा, अगर आई इंटू के की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जे आएगा, जे इंटू आई करेंगे तो माइनस के आएगा, है ना? के इंटू जे करेंगे तो माइनस आई आएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया? अगर इसी चीज को थोड़ा सा उल्टा करके समझ लो आप, तो मैं बोलूं यहां से कि थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर मैं बोलूं कि आई इंटू के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप, है ना? के कैप
इंटू जे कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप, है ना, एंड जे कैप इंटू आई कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप। समझ में आ गया ये चीज आप लोगों को? ये बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, है ना? ये चीज समझ में आप लोगों को आ गया होगा कैसे इसको अरेंज करते हैं। क्लियर है? यहां तक की प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर यहां तक की बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं आगे क्या है आपके लिए। चलिए आगे कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। अब अगर मान लेते हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन करना, जैसे दो वेक्टर आपके सामने दे रखे हैं, इफ वेक्टर ए दे रखा है कितना, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, है ना, एंड वेक्टर बी आपके सामने क्या दे रखा है, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ठीक है। देन आपसे क्या पूछ रहा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो वेरी सिंपल है, आई कैप लिख लो, जे कैप लिख लो, के कैप लिख लो, a1 a2 a3 b1 b2 b3। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आपको आता है। एक बार आई के रिस्पेक्ट में लिए तो a2 b3 माइनस b2 a3, फिर जे में a1 b3 माइनस b1 a3, के में a1 b2 माइनस b1 a2। क्लियर है? तो किसी भी दो वेक्टर का अगर आपको निकालना हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक नहीं? आप लोगों को ये चीज बिल्कुल समझ में आ चुकी हुई कैसे निकालना है, ठीक है। दो वेक्टर अगर आपके सामने दिए हो और इनका आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर है? जब ये बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कंसेप्ट आपके सामने क्या है उसको ध्यान से देखिए आप। अगला कंसेप्ट आपके सामने है, यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मॉडुलस इज इक्वल टू व्हाट। आपके सामने ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपसे पूछ सकता है ये चीज, है ना, इसके बराबर क्या आएगा, है ना। क्लियर है? तो इसके बराबर की बात कर लेते हैं अपन, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। समझिए, यही क्वेश्चन आ सकता है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या बताइए, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर भी है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा, और मॉड के अंदर एन कैप है तो कोई बाहर फर्क नहीं पड़ेगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी कोस थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन कर लो, यहाँ क्या बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी आपके बाहर क्या निकल के आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही आपका आंसर है। तो याद रखें इस बात को कि अगर ऐसा आता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये मैंने रिजल्ट यहाँ से एक निकाला आपके लिए, है ना। ये रिजल्ट काम का है, डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है, मैंने प्रूव भी कर दिया, अब आपको समझ लेना है, ठीक है, कैसे करना है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया? तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कंसेप्ट आपके सामने ये है कि आपके सामने कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ना, और ए बी सी, मान लेते हैं वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है, और दो वेक्टर आपके सामने दे रखे हैं, कोई भी दो वेक्टर किसी ट्रायंगल का, और तब आपसे पूछ रहे हैं इसका एरिया निकालो। आप क्या पूछ रहे हैं,
एरिया निकालो। ये दो वेक्टर आपके सामने दे रखे हैं, है ना। एरिया कैसे निकालोगे, तो देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझो। एरिया बराबर आपके सामने हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्लियर है। आपके सामने एरिया क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, एरिया इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या करेंगे अपन, हाफ करेंगे। और ए क्रॉस बी आपको आता है निकालना है। कैसे निकालना है, डिटर्मिनेंट मेथड से। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़ के देखते हैं क्या आता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों करेंगे तो वेक्टर आएगा, वेक्टर का मॉडुलस लेंगे तो वेक्टर का तो मॉडुलस लेना आपको आता है, √a² + b² + c²। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आइए, ये चीज समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए कि आपके सामने एक कंसेप्ट ये रखा कि इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी are position vectors of the vectors, position vector of the vertices of a triangle, vertices of a triangle, then area is equal to what, है ना। अब समझिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है, मतलब कि एक ट्रायंगल स्पेस में से बन गया, है ना, बन गया किसी ओरिजिन से। ठीक है, किसी ओरिजिन से अगर मैं उसकी बात करूं कि इन तीनों का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 z1, x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड z1 z2 z3 x y z, जो भी आपके सामने वेक्टर के फॉर्म में दे रखे हैं, मतलब कि आप किसी स्थान से उसके शीर्षों के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हो तो वेक्टर भी लिख सकते हो ना। तो उस कंडीशन में उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ऐसे कंडीशन में उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझो। तो एरिया इज इक्वल टू आपके सामने क्या आएगा, 1/2। ठीक है, मॉड के अंदर ले लो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। क्लियर है, हमने क्या लिया, मॉड के अंदर इस तरह से अपन काम कर सकते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी करने पता है, बी क्रॉस सी करने पता है, सी क्रॉस ए करने अपने आता है। ठीक है, तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, बोलो, हम निकाल सकते हैं इसको। क्लियर, ये चीज समझ में आ गया कोई डाउट नहीं। तो देखो ये आपका क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट का या बोले तो वेक्टर प्रोडक्ट का थोड़े से प्रॉपर्टीज थे। देखो जितना प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, पढ़ने को बहुत सारी चीजें, लेकिन उतना पढ़ो जितना आपके काम की चीजें हैं, जितना से आपका काम निकल सकता हो। ठीक है, बाकी आप लोग 11th-12th में पढ़े होंगे ये सब चीजें, है ना। तो आइए अब हम क्या करते हैं, कुछ इस पे क्वेश्चंस करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो एक चीज और देख लो यहाँ पे, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट ये आपके सामने कि वेक्टर ए इज इक्वल टू आपके सामने कुछ ऐसे दे रखा हो, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। वेक्टर ये ऐसे दे रखा है। वेक्टर बी की बात कर ले तो b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप दे रखा हूँ। एंड वेक्टर सी की बात कर लें तो c1 i कैप c2 j कैप
प्लस C3 के कैप दे रखा हूँ, है ना। इस तरह से 3 वेक्टर आपके सामने दे रखे हैं और ये बोल रहा है कि विल बी कोप्लेनर। ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं तो कंडीशन क्या है? अगर ये तीनों वेक्टर विल बी कोप्लेनर, कोप्लेनर है ना, ये तीनों वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं तो इसका कंडीशन क्या है ना। तीनों वेक्टर अगर आपके सामने हैं और ये तीनों वेक्टर क्या हैं? कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर कहने का मतलब ये होता है कि तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे हैं। एक ही प्लेन कहने का मतलब अपने सामने एक्स वाई प्लेन पे हैं, चाहे वाई जेड प्लेन पे हो या जेड एक्स प्लेन पे हो, है ना, एक ही प्लेन पे हैं। एक प्लेन पे होने का कंडीशन क्या है? तो ध्यान से देखें, यहाँ पे एक प्लेन पे होने का कंडीशन ये है कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? समझ में आ गई ये बात आप लोगों को? यहाँ तक समझ में आ चुका हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ लेंडा ठीक है, फॉर विच the vectors lambda I cap minus 10 j cap minus 5 k cap comma minus 7 I cap minus 5 j cap and I cap minus 4 j cap minus 3 k cap are coplanar. इज कह रहा है कि आपके सामने लेंडा की वैल्यू निकालना है जहां पे ये 3 वेक्टर आपके सामने दिए हुए हों और ये बोल रहा है कि तीनों क्या है? कोप्लेनर है ना। तो कंडीशन बताया था कि इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो आइए कंडीशन के हिसाब से काम कर लेते हैं ना। ध्यान से देखिए, लैंडा माइनस 10 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 5 0 एंड 1 माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। सॉल्व करते हैं। यहाँ से लेंडा को बाहर रखो, चलो 15, ठीक है, समझ में आएगा? 15 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0। माइनस 10 को बाहर रखते हैं, इसको हटाइए, 21 आ गया, है ना। अब इसकी बात कर लेते हैं, माइनस 5, ठीक है, 28 प्लस 5, 28 प्लस 5 कितना हो गया? 33 बराबर 0। क्लियर हो गया? देखिए यहाँ पे अगर बोलूँ मैं कि 210 और 33 बचे कितना हो जाएगा? 30 बचे 150, 3 बचे 15, 165। दोनों उधर जाएगा तो 15 लैंडा इज इक्वल टू आपके सामने हो जाएगा 210 प्लस कितना? 165। लैंडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 7 375 बटा 15। काट लो, इससे कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 15 दूना 30, 15 पचे 75। तो लैंडा की वैल्यू आपके सामने कितनी है यहाँ से? 25। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं? आई थिंक समझ में आप लोगों को आ चुका होगा ये चीज, है ना। 7 तरीका 21 माइनस 7 चौक
28 माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। लैंडा बाहर रखे, 15 माइनस 0, ठीक है। माइनस 10 को बाहर रखें, माइनस 10 तो ठीक है आपके सामने। देखिए थोड़ा सा यहाँ से मिस हो गया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके सामने, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये आपके सामने हो जाएगा कितना, ये आपके सामने हो जाएगा, यहाँ तो 210 प्लस में था, ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो आपके सामने कितना निकल के आएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, 35 और 10 कितना हो गया, 45, है ना। माइनस का 45/15, यानी आपका आंसर कितना आएगा, माइनस का 3, सॉरी लैंडा का आंसर कितना आएगा वैल्यू माइनस का 3, है ना। यहाँ पे माइनस 10 था तो प्लस माइनस प्लस चलता है ना, तो यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ the number of vectors of unit length perpendicular to vector वेक्टर A इज इक्वल टू कितना आएगा, i कैप प्लस j कैप, एंड वेक्टर B इज इक्वल टू कितना है, j कैप प्लस k कैप इज। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वेक्टर आपके सामने दे रखे हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने होंगे जो कि यूनिट लेंथ के होंगे, साथ साथ इन दोनों पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान होगा, तो मैंने क्या बताया था कि A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, और यहाँ पे एन कैप की वैल्यू क्या होती है, या तो अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो दो ही तरह से कंडीशन बन सकते हैं ना यूनिट लेंथ के लिए, बिल्कुल दो तरह से ही कंडीशन आपके सामने बन सकते हैं, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे अपन बोल सकते हैं क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप यहाँ पे देखिए, ये तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ध्यान से समझना, इसका तो कोई मतलब नहीं है। बात यहाँ पे आती है किसकी, तो एन कैप की आती है। एन कैप या तो अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है या फिर आपके सामने डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है ना। तो कितने यूनिट वेक्टर बनने की संभावना है यहाँ पे बताइए, जो कि इन दोनों वेक्टर पे क्या है, परपेंडिकुलर हो। तो बोल सकते हैं कि इसकी संभावना कितनी है, 2 है, और ये आपका रहा आंसर। क्या रहा आपका आंसर, 2। क्लियर है, बात समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स such that इस प्रकार से है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0 हो, एंड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू भी 0 हो, देन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। मतलब दो वेक्टर आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं कि वेक्टर a और वेक्टर b का जब अपन डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं
तो भी 0 के बराबर आ रहा है, और वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का अपन क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तब भी वो क्या आ रहा है, तो 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये आपके सामने दो कंडीशन दे रखे हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का। अब आपके सामने इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे कि ये दोनों वेक्टर किस प्रकार एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आइए इसके कंडीशन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए अपन जानते हैं क्या कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है क्या। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। पॉसिबिलिटी ये बन सकती है या तो वेक्टर ए 0 होगा, या वेक्टर बी 0 होगा, या कॉस थीटा क्या होगा 0 होगा। या तो 0 ये है, या 0 ये है, या 0 ए है। तीनों में से कोई भी एक 0 होगा तो बोल सकते हैं क्या, एक डॉट बी वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आएगा क्या। जब मैं बात करूं क्या, यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की, यहाँ पे क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। यहाँ पे भी कंडीशन बन सकता है कि या तो 0 ये है, या फिर बी 0 है, या फिर साइन थीटा 0 है ना। तो आपको क्या लगता है कि जिस भी एंगल पे अगर कॉस थीटा 0 है उस एंगल पे साइन थीटा तो कभी 0 नहीं हो सकता। यानी यहाँ पे साइन और कॉस के बीच में तो कंट्राडिक्शन है, बट सिमिलरिटी क्या है यहाँ पे, सिमिलरिटी ये है कि या तो ए आइदर ए या बी आइदर ए और बी दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है, क्योंकि दोनों में कॉमन पार्ट तो यही है ना। तो जब भी इस तरह की बात अगर आपके सामने आ रही है तो आप इसको ऐसे समझा सकते हो ना सामने वाले को कि आइदर ए या बी आर 0 है ना, आइदर ए या बी 0। ठीक है, 0 वेक्टर्स। क्लियर है, आपका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा यहाँ पे है ना। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ए वेक्टर ए 0, वेक्टर बी 0, ये दे रखा होगा, या फिर साइन थीटा 0 या कोस थीटा 0 है ना। तो दोनों में कॉमन पार्ट था, वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया क्या, बोलो। बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये चीज है ना। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर है प्लस आपके सामने क्या दे रखा है, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। मैंने बोला था आपसे कि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं ना। प्रॉपर्टीज में भी मैंने ये चीज पढ़ाया था आपको। ठीक है, क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने, ज्यादा चांस बनता है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो आप इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। सॉल्व करने का तरीका क्या आपके सामने एक बार बता चुका हूं, फिर देखिए ध्यान से। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होती है। अब जहां तक सवाल है कि एन कैप का, तो जब मॉड लग जाता है तो एन कैप हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और वो साथ साथ एक यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा। तो मॉड लगने से यहाँ पे एन कैप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। क्यों नहीं पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से समझो कि मॉड के अंदर अगर -1 हो तो भी 1 निकल के आएगा, और मॉड के अंदर 1 हो तो भी 1 निकल के आएगा है ना। तो या तो एन कैप जो है अपवार्ड डायरेक्शन में हो या डाउनवार्ड डायरेक्शन में हो। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड आपके सामने उसका 1 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। तो इस पे आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे बताओ। इसको लिख सकते हैं क्या अपन, ए बी साइन थीटा। बोलो, एन कैप का तो कोई वैल्यू नहीं रहा है यहाँ पे मॉड लगने की वजह से। एंड इसको क्या लिख सकते बताइए, ए बी कॉस थीटा। बोलिए, लिख सकते हैं ना, इसका स्क्वायर कर दिए। यहाँ से अपन ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, तो ये अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, एंड प्लस यहाँ से क्या बचेगा आपके लिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसकी वैल्यू तो 1 होती है। यानी आपका आंसर क्या निकल के आया यहाँ से बताइए, आपका आंसर निकल के आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आपका रहा आंसर। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को कैसे करना है, बिल्कुल समझ में आ चुका होगा है ना।
आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप थोड़ा ध्यान से देखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि इफ, यदि, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 दे रखा है आपके सामने, ठीक है, एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी आपके सामने कितना दे रखा है, तो 5 दे रखा है, ठीक है। मॉड ऑफ वेक्टर ए 2, मॉड ऑफ वेक्टर बी 5, एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आपके सामने क्या दे रखा है बताइए, इज इक्वल टू दे रखा है आपके सामने 8, ठीक है। देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। आपके सामने कुछ इस प्रकार से दे रखा है ना, क्लियर है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का क्या तरीका है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, 2 स्टेप में आप इसको ले सकते हैं। पहला स्टेप क्या है आपके लिए कि जब आपके सामने यहाँ पे सोचने का तरीका देखिए, यहाँ पे क्या है सोचने का तरीका कि जब आपके सामने ए क्रॉस बी दे रखा है और उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो कहीं ना कहीं ये ए क्रॉस बी की बात कर रहा है, साथ साथ आपसे पूछ क्या रहा है ए डॉट बी की बात, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट देते हुए आपसे स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रही है ना। तो सबसे पहले हम इसके बीच के एंगल की बात करेंगे, क्योंकि वहां पे साइन थीटा होता है, यहाँ पे कॉस थीटा होता है, ठीक है। एंड पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता है। तो देखिए इस छोटे से क्वेश्चन में कितने सारे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, आप उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अपन जानते हैं क्या कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा और एन कैप होता है। लेकिन जैसे ही अपन मॉड लगाएंगे तो एन कैप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, खत्म हो गया है ना। तो बताइए यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है बताइए, साइन थीटा आया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस अपॉन कितना, वेक्टर ए वेक्टर बी। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई आप लोग, है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 5 है ना। तो आप लिख सकते हैं 8 अपॉन 2 इंटू 5, 2 से 4 बार में कटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4 अपॉन 5, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4 अपॉन 5। आपको तो ए डॉट बी निकालना है ना। यदि किसी एंगल पे साइन थीटा अगर 4 अपॉन 5 होता है तो उस कंडीशन में कॉस थीटा कितना होता है बताइए। पाइथागोरस थ्योरम से अपन इस चीज को निकाल सकते हैं, कैसे, तो उसकी वैल्यू 3 अपॉन 5 होगी। बट कैसे, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको एंगल थीटा लेता हूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण, लंब 4 कर्ण 5, तो बेस कितना हो जाएगा 3, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 अपॉन 5। यहां से क्लियर हो गया, कॉस थीटा भी निकल गया। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, तो फॉर्मूला आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि आपको फाइंड करना है वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, बी की वैल्यू 5, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 5, 5 से 5 कट गया एंड आपका आंसर कितना आया 2 3 जा 6। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैसे करने हैं क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन था और अच्छा भी क्वेश्चन था, चांसेस बनते हैं आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने के, ठीक है। कोई डाउट नहीं, अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि इफ, यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आपके सामने दे रखा है क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्लियर है। देन द एंगल बिटवीन, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एक कंडीशन आपके सामने दे रखा है, 2 वेक्टर्स दे रखे हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, क्लियर है। और वहां पे कंडीशन क्या दे रखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्लियर है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट दे रखा है। देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, मतलब इन दोनों वेक्टरों के बीच का आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। कंडीशन आपके सामने ये रखा है ना। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इस चीज को समझो।
यहां से मॉड लगाए तो एन कैप की वैल्यू खत्म, यानी अपन लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, ए बी, इस चीज के बदले अपन ए बी, और इस चीज के बदले ए बी साइन थीटा, इसके बदले ए बी कॉस थीटा, ए बी से ए बी कट गया, साइन अपॉन कॉस यानी कि टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 1, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, तो पाई अपॉन 4। थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, तो पाई अपॉन 4 आ गई। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, पाई अपॉन 4 यानी कि 45 डिग्री, है ना। क्लियर है? समझ में आ गई ये चीज? तो अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से दे रखा है 50। क्वेश्चन ये है कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 7, एंड वेक्टर ए क्रॉस विथ वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपके सामने 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, then the angle between vector A and vector B is, आपके सामने दो वेक्टर दे रखे हैं, एक तो वेक्टर A की वैल्यू मॉडुलस वेक्टर A 2 दे रखा है, वेक्टर B कितना दे रखा है 7 दे रखा है, और इसकी वैल्यू आपके सामने 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप दे रखा है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, यही पूछ रहा है आपसे। चलिए आप जानते हैं क्या, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप, कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर मैं इधर मॉड लगा दूं, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में आप बोल सकते हो ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए बताइए, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए मॉड ले रखे हैं और ए बी, ये आपके क्या है, ए और बी किसको डिनोट कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है। इसका अगर मॉड लें तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे ध्यान से देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 13 कितना हो गया, तो बोल सकते हैं 49, यानी कि यहाँ से बाहर निकल के आएगा कितना 7, और ए बी यानी कि 7 दूना कितना हो गया 14। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, साइन थीटा कब 1/2 होता है, तो 30 पे, यानी कि π/6 आपका आंसर। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया आप लोगों को या नहीं आया, बोलिए। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं? क्लियर है? नहीं, बात समझ में आ गई आप लोगों को? बिल्कुल। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर अ नॉन जीरो वेक्टर for a non-zero vector, vector A, we have, देखिए ध्यान से, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या है, वेक्टर A डॉट वेक्टर A इज इक्वल टू 0, वेक्टर B। दूसरा क्या है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B लेस देन 0। C नंबर क्या है, वेक्टर A डॉट वेक्टर बी ग्रेटर देन 0, एंड डी नंबर क्या आपके सामने, नन ऑफ दिस है। समझने का प्रयास करेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है, कैसे करना है ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात तो आपके सामने वेक्टर ए एक नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है, नॉन जीरो नहीं है तो कहीं ना कहीं उसके एंगल पे डिपेंड करेगा ये सारे ऑप्शन, है ना। जब हम बात करते हैं वेक्टर ए
डॉट वेक्टर ए की, तो क्या निकल के आता है ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए की, ए कॉस थीटा, है ना, ठीक है। अब इन दो वेक्टरों के बीच का एंगल कितना होगा 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 1 होती है ना। तो कहीं ना कहीं इसके मैग्नीट्यूड ये भी पॉजिटिव और 1 भी क्या है आपके लिए पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव नंबर अगर गुना होंगे तो हमेशा क्या होंगे ग्रेटर देन 0 होंगे कि नहीं होंगे बताइए। तो बोल सकते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कुछ इस प्रकार से, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है कि इफ टू आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, एंड माइनस 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप एंड प्लस म्यू के कैप, ठीक है, आर कोलिनियर। देन कह रहा है कि यहाँ पे आपको फाइंड करना है किसका, लैम्डा और म्यू की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। लैम्डा और म्यू की वैल्यू को फाइंड कर रहा है, और करना क्या है आपके सामने कि दो वेक्टर दे रखे हैं और बोल रहा है ये कोलिनियर है। कोलिनियर कहने का मतलब क्या है कि एक लाइन में ही है, क्लियर है। दो वेक्टर आपके सामने कोलिनियर वेक्टर दे रखे हैं, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो इनके जो आपके सामने जो दे रखा है आई कैप का रेशियो लो 2/-5 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा म्यू। यहां से एक बार इक्वल कर लो और एक बार इसे इक्वल कर लो। लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/-5, या बोले तो -6/5 ले लो, है ना। और उस तरह अगर मैं म्यू की बात कर लूं तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, तो -5/2। क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्या। तो यहां से आपके सामने लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या हो गई, दोनों फाइंड आउट हो गए। आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ऐसे सवाल में आप डायरेक्ट क्या लेंगे, रेशियो लेंगे, है ना। क्लियर है, समझ में आ गई ये चीज। तो आप लोगों ने अभी जो है वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा, ठीक है। तो आइए अब अपन अगले क्लास में देखेंगे 3D के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज आपका वेक्टर यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। अब अगले क्लास में अपन नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।